तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के 3 अभी तक के सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से चमत्कार हुए हैं, मतलब जिसमें आपको लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था इतनी जल्दी, और इतना जल्दी कैसे हो गया। एंड सेकंड चीज, उसके लिए आपने कौन कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स इस्तेमाल की। अब ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपका काम है कि कहीं से भी आ जाए, बिकॉज यू नो एंट्री कहाँ से, मैं तो कहता हूँ गिफ्ट आ जाए, या फिर आपकी लॉटरी निकल जाए या फिर आपको अचानक से कोई बुजुर्ग आदमी जा रहे हो, उनको आपने रोड क्रॉस करवा दी, उनका दिल आप पे आ जाए, उनके कोई बच्चे ना हो, सारी जायदाद आपके नाम करके जाए। आई मीन एवरी पॉसिबिलिटी इज वेलकम। और ये मेरे को लगता है कि इंसान को ना ओपन भी रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए। जी, बहुत सारी चीजें जो लोगों की लाइफ में नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि सही टाइम से डिसीजन नहीं लिए जाते। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को भी बोलूं कि क्या आपको 1 लाख रुपए कमाना है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है, 1 दिन में कमाना है या 1 साल में कमाना है। तो ये जब आप एक टाइम एसोसिएट जब तक नहीं करोगे अपने विजन के साथ, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है इंडिया के, हमारे संदीप माहेश्वरी सर है ना, उन्होंने एक वीडियो में कहा और उसके ऊपर मेरे को बहुत सवाल आते हैं। बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, उन्होंने ऐसा कहा, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, भाई मैं कार पार्किंग की बात कर रहा हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से तो मुझे हर बार कार पार्क मिलना चाहिए, फिर वो हर बार थोड़ी मिलेगा मुझे। इस पे आपका क्या कहना है? तो अगर किसी को भी हेल्थ वाइज इशू है तो उसको वाटर टेक्निक तो डेफिनेटली तो एक बार थोड़ा सा शेयर करेंगे कि हाउ डू वी एक्चुअली डू द वाटर टेक्निक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोच बीएसआर पे। दोस्तों, कहते हैं कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। दोस्तों, कहते हैं चेहरा पढ़ने वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं, और आज मैं जिस चेहरे को पढ़ने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पावरफुल इंसानों में से एक है। कितने लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी है? अगर आप में से कई लोगों की किताबें पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्लू दे सकता हूँ। इंडियन बुक रीडर्स क्लब, इस चैनल को आप में से हर एक इंसान ने जरूर सुना होगा। बहुत सारी वैल्यूएबल बुक्स की समरी है इस पे, और डिटेल में है। इनफैक्ट वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको एक आवाज आती है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दोस्तों, जीवन में भी वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं आज के इस पॉडकास्ट में इनवाइट करता हूं हमारे बहुत ही प्रिय मित्र एंड बहुत ही जेंटलमैन पर्सनैलिटी अमित कुमार जी को, जो कि बहुत अच्छे पॉडकास्ट कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी जिंदगी में $1 मिलियन की वैल्यू जरूर ऐड होने वाली है। सो नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? बहुत थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ। अमित जी, एक दिन ना मैं ऐसे ही गूगल कर रहा था, मतलब यूट्यूब पे जा रहा था, और अचानक से एक चेहरा मुझे दिखा आपके जैसा, एंड पूरा 2.5 घंटे का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मास्टर क्लास चल रहा था। अच्छा। तो आप ही थे। तो 2.5 घंटे का मास्टर क्लास चल रहा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि बुक रीडर्स क्लब भी आपका है, क्योंकि मैंने काफी सारी बुक्स की समरी भी देखी थी, एंड मैंने देखा थोड़े टाइम पहले आपके चैनल पे भी हमारा एक पॉडकास्ट भी रिलीज हुआ, बहुत ही अच्छा हो गया। आई रियली वांट टू आस्क यू कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब्जेक्ट को क्यों चुना आपके पॉडकास्ट के मेन टॉपिक के लिए? एक्चुअली सही बताऊं तो मतलब ऐसा ये कुछ भी ना प्लानिंग के साथ नहीं हुआ मेरे साथ जी। ये अगर आप देखें तो मेरी जो जर्नी है वो सारी की सारी ना मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है। ओके। क्योंकि मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन ना पता नहीं क्यों समहाउ मैंने ना हमेशा से ना बहुत बड़ा सोचा। करेक्ट। खराब सिचुएशन में होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की और हमेशा कोशिश की हम अच्छे से पढ़ लें, सब कुछ कर लें, तो मुझे ना हमेशा ना एक सोच मिलती रही। ओके। और मुझे एक चीज समझ में है कि ना जो हमारे सोचने की जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है। एब्सोल्युटली। अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं वहां तक पहुंच ही सकता हूं, और ये मुझे ना कंसिस्टेंट रिमाइंडर मिलते रहे। सो सबसे पहला ये रिमाइंडर कैसे मिला होगा? क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारी जिंदगियों में बार बार हम इन चीज़ों को सुनते हैं, भाई कम खर्चा करो, लाइट ज़्यादा मत खर्च करो, पानी ज़्यादा मत खर्च करो, अरे भाई पैसे लगेंगे, पैसे बचाओ, फालतू का जंक फूड मत खाओ, बाहर मत खाओ, मतलब हर चीज़ में हमें टोकार मिली है। तो आपको कैसे हिंट मिले कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है? कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत मुझे अभी जो याद आ रहा है, शायद मुझे पहली बार किसी ने पूछा है ये शुरुआत मेरी कहाँ से हुई, बट मुझे हमेशा से याद है कि मेरे डैड ने मुझे हमेशा से एक बात बोली थी कि बेटा तू कर ले यार अच्छा सा लाइफ में, और ना मुझे ना बैठना है, सिर्फ मेरे को ना बैठ के खाना है। तो मुझे मैं पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ शायद जी। और वो हमेशा उन्होंने बोला कि तू पढ़ ले,
फिर ना मुझे मेहनत बहुत मेहनत कर ली, मुझे और मेहनत नहीं करनी। और मैंने देखा है उनको बहुत मेहनत करते हुए, वो एक ऐसी सिचुएशन में जाते हुए जहाँ पर घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरा हमेशा से सपना था कि यार सबसे ज्यादा जो मुझे कुछ भी करना है वो मेरे डैड के लिए, मेरे फादर के लिए करना है। ऑफ कोर्स मदर है, सब है, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन डायरेक्टली जाता था कि मेरे डैड के लिए मेरे को करना है। और वहां से ना वो थॉट था कि मैं कर ही लूंगा। करेक्ट। कभी वो आया ही नहीं कि होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट कभी नहीं आया। क्योंकि मेरे को लगता है ना, जब इंसान के सपने जब बहुत बड़े हैं ना, और उसके पास अल्टरनेट नहीं है, सक्सेसफुल होने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है, तो वो ना फिर वो कुछ भी करके वो सक्सेसफुल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पहला रिमाइंडर था या मेरे को पहला एहसास था कि मैं एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनूंगा या अच्छा लाइफ में करूंगा, वो शायद वो मेरे डैड की वो बातें हैं जो मुझे हमेशा याद रहती है। ऐसी कौन सी गोल्डन स्टेटमेंट है जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया हो आपके डैड का? एक चीज मेरे को हमेशा से लगती थी कि जब जब वो काम करते थे, उनका फैब्रिकेशन का बिजनेस था, कपड़ों का बिजनेस था, और वो 6 महीने चलता था, 6 महीने नहीं चलता था। तो जब बुरी सिचुएशन आती थी, जब वो नहीं होता था, तो बहुत किल्लतें होती थी, पैसे उठाए जाते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो हमेशा उन्होंने मेरे को ये बोला था कि यार देखो, लाइफ में ना बहुत मेहनत जरूर करो। क्योंकि क्या है ना, हम सब लोग ना बहुत किस्मत के साथ पैदा नहीं हुए, ना ही हमारी बहुत ज्यादा किस्मत है, ना ही हमारे पास बहुत सारा पैसा है। तो एक ही तरीका है जिससे आप लाइफ में बहुत आगे पहुंच सकते हो, वो है कि बहुत मेहनत करो। करेक्ट। और मैं इस बात को कभी नहीं भूला, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स को, बहुत, मेरे डैड ने तो बहुत ही मेहनत की है। मतलब वो दिन है ना रात है, कुछ नहीं है उनके लिए, ना संडे, कोई छुट्टी में मेरे को याद नहीं है कि उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी छुट्टी ली होगी। हमेशा काम किया उन्होंने। वो मुझे एक कंसिस्टेंट मोटिवेशन देता गया, और मुझे आज हमेशा से यही लगता है कि यार मैं इतना जो लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जो वर्कोहॉलिक मेरा जो नेचर है, वो शायद मुझे उन्हीं से मिला है। और वो थैंक गॉड मुझे मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग किस्मत में बिलीव करते हैं, बट मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि किस्मत तो हम ही खुद लिखेंगे। उसकी शुरुआत है अपनी सही मेहनत से, सही डायरेक्शन में मेहनत से। तो अमित जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैंने देखा है, कल मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं बहुत एक्सट्रीम मेहनत करता हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है? तो उन्होंने कहा आपकी टॉप 10 वैल्यूज में हार्डवर्क होनी ही होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली इन योर लाइफ, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क में आपको अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिकॉज बॉडी इज द अल्टीमेट थिंग। So that's very good. I'm meeting a person who is extremely hardworking. So I really want to ask you one thing. आपने जैसे एक ट्रेडिशनल पाथ रहता है कि इंजीनियर बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, किसी एमएनसी में जॉब कर लेंगे, लेकिन आपने ये बुक रीडर्स क्लब कैसे बना दिया? और व्हाई डिड यू गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स बुक्स स्पेशली? बहुत सालों तक हमने आपके वीडियो सुने, बट हमें नहीं पता था कौन इंसान है, चेहरा नहीं देखा था, है ना? तो अब जब चेहरा आ गया है उसके साथ, तो और भी ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी आती है कि एक तो चेहरा क्यों नहीं दिया इतने साल, नंबर 1, नंबर 2, बुक्स की तरफ स्पेशली कहाँ से आपका इतना ध्यान गया? मेरी जो जर्नी थी वो भी सेम रही जैसे बाकी लोगों की रही जी। मैंने स्कूलिंग की साइंस स्ट्रीम से, और क्योंकि पता नहीं था करना क्या है लाइफ में, ऑनेस्टली तभी नहीं पता था। उसके बाद मैंने बीबीए में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे दोस्त ने वहाँ ले लिया था। करेक्ट। कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने एमबीए किया, लकीली मैंने सही जगह से एमबीए किया। उसके बाद मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया, और मेरे को वहाँ से जॉब लगी एमबीए करने के बाद। तो मेरी सेल्स में, कॉर्पोरेट सेल्स में जॉब लगी। तो वहाँ मैंने 1 साल काम किया, तो मुझे समझ में आया मेरे सेल्स भी मेरे बस की नहीं है। ओके। जैसे मैं कभी भी बहुत स्टूडियस नहीं रहा, कभी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, कभी बहुत पढ़ाकू कभी नहीं रहे। उसके बाद मुझे समझ में आया कि नौकरी तो करनी है। फिर मैं आईटी में मूव हुआ, तो मैंने आईटी में काफी साल काम किया। तो मेरा जो लास्ट रोल था, मैं एक कंपनी है जिसका नाम है बकार्डी, लिकर कंपनी जो है, मैं वहाँ पर आईटी हेड था। तो मेरी जो कॉर्पोरेट जर्नी भी बहुत अच्छी रही। तो मैंने बहुत कम टाइम स्पैन में, तो मेरे को अभी ओवरऑल 17 साल हो गए मेरे को काम करते करते। ओके। और अच्छा, मैंने कॉर्पोरेट लेडर में अच्छा रीच किया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन मुझे अल्टीमेटली ना एक बार बार ना ये एहसास कहीं ना कहीं होता था कि यार खुद का कुछ ना कुछ तो बिल्ड करना ही करना है जी। और वहां से मेरे पास ना एक बहुत दिनों से एक किताब रखी हुई थी, जो मेरे मेंटोर थे या मेंटोर हैं आज भी, जिनसे हम बहुत बात करता हूँ, जो मेरे को लाइफ में बहुत ज्यादा गाइड भी करते हैं। तो वो हमेशा से बोलते थे किताबें पढ़ा करो यार, किताबें पढ़ा करो, किताबें पढ़ा करो। और हम पढ़ते नहीं थे, क्योंकि स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं, पढ़े लिखे हम उतने, मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। ट्रू। ठीक है, तो वहां से द मैजिक ऑफ थिंकिंग हमने पढ़ी, और उसके बाद मेरा थॉट प्रोसेस बहुत बदला। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यार एक ऐसी किताब जो कि मतलब गोल्ड है और मैं उसको मिस कर रहा हूँ। करेक्ट। और वो पढ़ने के बाद आई थिंक, मुझे याद है मेरी वाइफ आद्या और हम दोनों घर में थे, और हमने क्या किया, यार एक काम करते हैं, इस पर ना वीडियो बनाते हैं,
और ऐसे ही डाल देते हैं, घर वालों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें ये भी एहसास था ना कि जैसे हमने एक किताब को पढ़ने में 10 साल लगा दिए, पता नहीं कब से वो किताब घर में पड़ी हुई थी जी। तो बहुत सारे लोग भी ऐसा कर रहे होंगे, तो व्हाई नॉट टू शेयर इट। तो ये एनिमेटर है, मैंने आईफोन पर आवाज रिकॉर्ड की, और इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आता है, वो भी आंसर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यार वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टीडियस टास्क है, उसमें पहले सुंदर दिखना पड़ेगा, आपको शेव करनी पड़ेगी, सब कुछ प्रॉपर ग्रूम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं यार, इसको एक काम करते हैं, वॉइस वाला जाने देते हैं जी। वहां हमने उसकी शुरुआत की और वो लोगों को बहुत पसंद आया। एक वीडियो बनाई, फिर 2 वीडियो बनाई, तीसरी वीडियो, तो मुझे याद है आई थिंक 5वीं या 6ठी वीडियो, नहीं 10वीं 11वीं वीडियो, वो 10,000 पहुंच गई व्यूज। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि वायरल हो गया यार, मैं तो लाइफ में मतलब वायरल मतलब वो जो वायरल वाली फीलिंग, जैसे आज 1 मिलियन है, कोई हिट करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, उस वक्त लगता था कि 10,000 मतलब अब तो हम झंडे गाड़ देंगे, बहुत मतलब अब उस वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और 2-4-5 कमेंट आते थे कि यार आपकी वीडियो सबरी बहुत अच्छी है, और उस वक्त हम कंटेंट पर हमारा फोकस हमेशा से रहता था। ट्रू। तो वहां से ना वो फील हुआ कि नहीं यार, इसको बिल्ड करते, और वहां से उसको बिल्डिंग हमने स्टार्ट किया। तो पहले साल हमने 30,000 सब्सक्राइबर हुए, दूसरे साल हमने 3 लाख कर लिए, तीसरे साल 1 मिलियन हो गए, चौथे साल 2 मिलियन हो गए, अभी ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन के आसपास है हमें। तो 5 साल हो गए हमें अप्रोक्सीमेटली इस जर्नी में। प्रोसेस में आपने जॉब कब छोड़ा होगा? मैंने आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। ओके। हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त काफी सारी ट्रेनिंग भी कर रहा था, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी कर रहा था, रिलेटेड टू बुक्स, कॉर्पोरेट बुक वर्कशॉप्स कर रहा था। और जब लॉकडाउन लगा तो फिर ऑप्शन बहुत ज्यादा था नहीं, और ऐसा नहीं था कि यूट्यूब से भी बहुत पैसा आ रहा था, तो ठीक है। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, कि बहुत टफ समय जो आता है आपकी लाइफ में, तो आप उस वक्त बिल्कुल उभर कर बाहर आते हो। उस वक्त हमने एक ऐसी जर्नी पर थे हम लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं मानता ही था, बहुत दिनों से प्रैक्टिस करता था, तो घर में बहुत मेहनत करना शुरू किया और अट्रैक्शन फुल ऑन स्टार्ट कर दिया हमने। एडसेंस की मंथली इनकम 10,000 से लेकर वो 2-3 लाख वो 1 साल में हो गई। ऑसम। और वो लॉकडाउन के पीरियड में हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक तो हमारे पास बहुत सारा वक्त था, हम कंसिस्टेंटली कंटेंट एवरी वीक वी वर पुटिंग, और हम अपना दिल लगा के काम कर रहे थे। तो उस वक्त हम रीडर बुक्स का पूरा पिकअप हुआ, और वी स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मनी। हमें फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद तक हम मिलियन क्रॉस कर चुके थे, फिर हमें प्रमोशन पैसे मिलने लगे अच्छे, तो फिर लाइफ थोड़ा सा सेट और भी ट्रैक पर आ गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वर्कशॉप ये सब बंद हो गए थे। फिर अब जाकर तो ऑनलाइन वगैरह सब चीजें होने लगी, तो स्टेबल हो गया थोड़ा सा। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरा भी काफी ज्यादा फेथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ना फेथ तब आता है जब हमारे पास कुछ मिरेकल्स हो गए हों। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं तो 2008 में इसे सीख रहा था, छोटे छोटे बहुत मिरेकल्स हुए, फिर 2014 तक छोटे छोटे कई हुए, मतलब कार आ गई, ये आ गया, वो आ गया। एंड 2014 में ऐसा सिचुएशन आया कि मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और मैं मायूस हो गया। 3-4 महीने में बड़ा लो एनर्जी में था। तो एक बार मैं मेरे मेंटोर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार तेरे साथ तो बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, और तू तो मिरेकल में मतलब मास्टर है, तेरे साथ तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा जादू होता है, और तू ऐसी बुरी स्थिति में उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तू लिख के भेज कि तेरे सारे कौन कौन से मिरेकल्स हुए हैं। मैंने सारे मिरेकल्स की लिस्ट भेजी, और जब तक मैं वो लिस्ट बना रहा था ना, तो मुझे ही लगा यार ये तो मैजिक है, इतने सारे हो गए। तो मेरा फेथ बहुत ज्यादा आ गया। फिर यही हुआ कि 1 आधा साल मैंने उसको अप्लाई किया, क्योंकि उस समय बुरी लाइफ चल रही थी। फिर लाइफ अच्छी हो गई, फिर थोड़ी चीजें कम शुरू की, फिर 18-19 में, फिर 17-18 में फिर माइनस में गए, फिर वापस से वो लिस्ट बनाई। एंड तब तो फिर अब प्रण ले लिया कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को कभी नहीं छोड़ना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के 3 अभी तक के सबसे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से चमत्कार हुए हैं, मतलब जिसमें आपको लगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था इतनी जल्दी, और इतना जल्दी कैसे हो गया। एंड सेकंड चीज, उसके लिए आपने कौन कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स इस्तेमाल की? चलिए मैं ये शेयर करता हूँ मैं कि पहले की कौन कौन से मिरेकल्स मेरे साथ हुए। जी। सबसे पहला मिरेकल मेरे साथ हुआ जब मेरे को इस पर फेथ और भी ज्यादा बढ़ा मेरा, वो अराउंड 2012 के आसपास था। ओके। तो 2012 के आसपास आई डोंट नो हमने क्या देखा, कैसे हम सोच रहे थे एक दिन, और हमने ना एक लिस्ट बनाई कि ड्रीम की, सपनों की, क्या क्या हमें चाहिए लाइफ में। और मैंने अपने बर्थडे पे डाला 11 मार्च 2014 को मुझे गाड़ी चाहिए, फोर्ड एंडेवर। क्या बात है। ठीक है, और उस वक्त चलाते थे मारुति रिट्स। सर मेरी भी उस समय मारुति रिट्स थी, और मेरा भी 12 जनवरी 2014 था, स्कोडा का था। आपका एंडीवर का था। ठीक है, तो that's so उसके बाद मतलब
अब ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, पता नहीं। हाँ, क्या हाँ, हुआ, कैसे क्यों हुआ, पता नहीं, लिख दिया हमने। true. उसके बाद जब हमने इसको लिखा तो लाइफ चल रही है, बिजी है, अपने काम में चल लगे हुए हैं। वहां पर 2013 में मेरी शादी हुई। 13 के बाद अब आध्या और हम सब लाइफ चल रही थी, मेहनत कर रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है। आई थिंक जनवरी फरवरी तक कोई प्लानिंग नहीं, समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी, क्योंकि थॉट था, क्योंकि बर्थडे था तो एसोसिएटेड था वो जो गोल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप अपने गोल बनाओ तो उसको ऐसी डेट के साथ एसोसिएट कर दो जिससे वो आप भूल ना पाओ, तो रिमाइंडर आपको कंसिस्टेंटली मिलता रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो एसोसिएट किया और वहां पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई डोंट नो हाउ, समहाउ कैसे हुआ, आध्या ने मुझे वो गाड़ी गिफ्ट कर दी ऑन माय बर्थडे। एक्सीलेंट। आपने उनको बताया था हाँ, कि उनको गाड़ी पता चाहिए? था। हाँ, अच्छा। साथ में लिखी थी हमने। तो मैं कई बार ये बहुत, और ये बहुत सरप्राइजिंग भी है कि कई बार ना, मतलब मैं ये भी बोलता हूँ कि कई बार जब हम फिक्स कर देते हैं ना अपना थॉट कि मुझे इसी जगह से चाहिए, वो आप लिमिट कर देते हो। आप ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपका काम है कि कहीं से भी आ जाए, बिकॉज एंट्री कहाँ से, मैं तो कहता हूँ गिफ्ट आ जाए, या फिर आपकी लॉटरी निकल जाए, या फिर आपको अचानक से कोई बुजुर्ग आदमी जा रहे हो, उनको आपने रोड क्रॉस करवा दी, उनका दिल आप पे आ जाए, उनके कोई बच्चे ना हो, सारी जायदाद आपके नाम करके जाए। आई मीन एवरी पॉसिबिलिटी इज वेलकम। और ये मेरे को लगता है कि इंसान को ना ओपन भी रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए। जी। और मैं बिल्कुल ओपन, और मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ये हुआ, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार आई डोंट नो ये कैसे हुआ। ठीक है, कैसे प्लानिंग की उन्होंने, कैसे, कितना मुश्किल था प्लान करना, लेकिन मुझे समझ में आया कि यार उसके बाद ना मैं बिल्कुल ना अबंडेंस के लिए ना बहुत ओपन हो गया। ऑसम। और मैं एक अफर्मेशन कंसिस्टेंटली मैंने बोलना शुरू किया कि यार द मनी एंड द अबंडेंस इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वेज टू मी। तो ये हमेशा स्टार्ट किया हमने। एक बार सभी लोग मिलके बोलते हैं आपके साथ, हम सबको बुलवाइए। ठीक है, मनी एंड अबंडेंस इज कमिंग टू मी इन ऑल द वेज। मनी एंड अबंडेंस इज कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल द वेज। फ्रॉम ऑल द वेज। सभी लोग बोलेंगे, जोर से बोलेंगे दोस्तों, मनी and abundance is coming to me from all the ways. How wonderful, beautiful. तो और ये कैसी अफर्मेशन है जो हम हमेशा अभी भी बार बार हम इसको रिपीट करते हैं कि यार हर डायरेक्शन से पैसा आ रहा है, हर डायरेक्शन से पैसा आ रहा है। क्योंकि ना कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरे को ये मेरा डील क्रैक हो जाए, कॉर्पोरेट डील एक हमें आई, बड़ी डील थी, वो थोड़ा मिस हो गई हमसे। ठीक है, उस थोड़े ही दिन बाद कहीं और से बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी डील आ गई। तो कई बार हम ना बहुत एनर्जी जब उस चीज में लगा देते हैं, सारा तो एनर्जी का ही गेम है। एनर्जी जब उस चीज में खराब कर देते हैं ना, तो जो आने वाले अबंडेंस है, जो रास्ते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। तो वहां से ना वो थॉट मेरी इतनी ज्यादा, मैं ओपन हो गया। फिर मैंने ना कभी रिसोर्स, जो उसका सोर्स है, मैंने कभी फिक्स किया ही नहीं। मैंने जब मांगा तो दिल से मांगा, और मुझे लगा था कि यूनिवर्स ढूंढने का रास्ता क्या है, जरिया क्या है, कैसे वो मेरे पास पहुंचेगा। मैं सिर्फ मेहनत के लिए तैयार हूं, बता देना मेरे को कहाँ मेहनत करनी है, मुझे हिंट दे देना, मैं मेहनत करने लग जाऊंगा। करेक्ट। तो ये एक जो बहुत बड़ा रियलाइजेशन था, क्योंकि आप ये सोचो, आप एक 5 लाख की गाड़ी चला रहे हो, आई स्टिल रिमेंबर, सीएनजी गाड़ी थी वो। ठीक है, और अचानक से आप 25 लाख रुपए की गाड़ी की आप बात कर रहे हो, तो और वो भी 1.5 साल का, अप्रॉक्सीमेट 1.5-2 साल के अंदर। तो वहां से वो थॉट और बड़े हुए। इसके साथ सेकंड जो मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ, वो हमें घर लेना था, चेरी काउंटी प्रोजेक्ट। तो कोई वाउचर हमारे घर में कोई आया था, तो वाउचर हमारे घर में भूल गया वो। ओके, ठीक है, उसका वाउचर हमने देखा, और हमने 1-2 बार देखा उसको, उसके बाद हम उसको विजिट करने चले गए। और विजिट भी ऐसे ही करने चले गए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको कभी भी घर लेना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जाके सैंपल फ्लैट देख कर आओ जिस सोसाइटी में आपको चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, तो ये मैंने उस वक्त शुरुआत की थी इस चीज की। आई थिंक विदाउट मनी, पैसे, मतलब आप ये समझ लो क्योंकि बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट 0 है, मतलब आपके पास जितना आ रहा है उतना जा रहा है टाइप वाला। विदिन 6 मंथ्स मेरे पास घर था चेरी काउंटी में। एक्सीलेंट। क्या बात है। तो वो यहाँ से ना वो आपका बिलीफ इतना ज्यादा एक काम करो, इस पॉडकास्ट में आप और मैं बैठ के ना अंबानी जैसा एक एंटी लिया इसी समय मैनिफेस्ट करते हैं, बिकॉज यू नो 1 और 1 11 होते हैं ना। मेरे भी बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशंस ट्रू हुए हैं, एंड एग्जैक्टली यही सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप बता रहे हैं, वही सारी प्रैक्टिसेस सभी लोग करते हैं। एंड मेरा भी घर उसी डेट को आया, और पैसा नहीं पॉकेट में। अभी वो स्टोरीज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच और हमारे पॉडकास्ट में मैं बताता हूँ, इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट में भी कुछ शेयर की थी, बट सच ए मैजिकल थिंग, राइट। एंड अब कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर फिर आप अंबानी क्यों नहीं बने अभी तक? तो ये इसका आंसर आप क्या देते हो? मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे अंबानी बनना ही नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी कल परसों मुझे भी एक कमेंट आया कि सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतनी बातें कर रहे हो, तो आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों नहीं है? तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा शायद मैनिफेस्टेशन वो था ही नहीं। करेक्ट। ठीक है, मैंने आप ये समझिए कि मैंने कुछ महीनों पहले पॉडकास्ट स्टार्ट किया, 3-4 महीने पहले पॉडकास्ट स्टार्ट किया।
ठीक है। और उस भाई को नहीं पता कि 1 मिलियन के लिए कब तक कितना होता है, 3 महीने में आपके 5 लाख के आसपास। तो ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और जी। रीडर बुक्स क्लब पर 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी है हमारे है। पास। और सबका क्या है ना कि अगर आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है, मैनिफेस्टेशन की पावर है, तो आपको एलन मस्क ही बनना है। अरे नहीं बनना मुझे यार, हमने कभी एनर्जी नहीं लगाई वो बनने में। करेक्ट। हमारी लाइफ की प्रायोरिटी अलग है। एलन मस्क $1 बिलियन कमाता होगा, लेकिन मेरा जो है, मेरी लाइफ है कि मैं एक बेहतर लाइफ दूं अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, और जितना ज्यादा पॉसिबल है सोशल मीडिया के माध्यम से मैं दूसरे लोगों को। और वो धीरे धीरे वो उसका जो एरिया भी, वो भी जोन बढ़ता जा रहा है। मैं उस पर मैनिफेस्टेशन कर रहा हूं। तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली क्या होता है ना, लोग हर चीज को ना पैसे से ही जज करते हैं। एब्सोल्युटली, व्हिच इज नथिंग रॉन्ग इन इट, मतलब वो गलत नहीं है, लेकिन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हर किसी इंसान का एम सेम नहीं होता। हर आदमी वो सेम सोच ही नहीं रहा है। हाँ। मतलब हमने कभी इंडस्ट्री लगाने की सोची नहीं, हमने कभी कपड़ा बेचने की सोची नहीं, ऑयल बेचने की सोची नहीं, फोन कंपनी खोलने की सोची नहीं। तो अंबानी जी, अगर हम भी ये सारी चीजें करेंगे तो अंबानी जी क्या करेंगे? सो वेरी नाइस। आई मीन दोस्तों, आप ये सवाल आप में से कई लोग बार बार पूछते हैं, इवन मुझसे भी कई लोग ये पूछते थे अमित जी। तो मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ, यार देखो, मैंने पूरी एनर्जी लाइफ की मोटिवेशनल स्पीकर बनने में डाली, तो मैं सिर्फ एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। इसी फील्ड में मैं टॉप पे जाना चाहता हूँ। ये मेरा कंटिन्यूअस मैनिफेस्टेशन है, रोज मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मैं ना सचिन बन सकता हूँ, ना विराट बन सकता हूँ, ना अंबानी बन सकता हूँ, लेकिन हाँ, बचपन से शायद उसी चीज पे एनर्जी लगाई होती तो होपफुली आई वुड हैव बीन बेटर देन दैट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो दोस्तों देखिए, आप भी अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां पे आपको लगानी है, बिकॉज अगर आप कंपेयर ही करते रहे तो फिर आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। क्योंकि जस्ट इमेजिन कीजिए, AR रहमान अंबानी बनने चले होते, what would have happened, है ना? It would have been very very disastrous। खैर, तो अमित जी, इस प्रोसेस में जैसे सबसे पहले आपने बुक पढ़ी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और मेरा वर्कशॉप है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। कई लोग मुझसे पूछते हैं बुक से नाम चोरी तो नहीं किया है? तो मैं कहता हूँ कि यार सच में थोड़ा तो ऐसा ही था। लेकिन अपना वर्जन उसे दिया और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जोड़ा। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, सॉरी बिग, या और भी कोई भी किताब, आपकी टॉप 5 फेवरेट बुक्स कौन सी है? और उसके बाद मेरा क्वेश्चन उन बुक्स में से कुछ होगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अराउंड अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मेरे को सबसे ज्यादा तो द सीक्रेट बहुत पसंद है जी। और सीक्रेट को पसंद होने का एक स्पेसिफिक कारण भी है। क्योंकि ना द सीक्रेट जो किताब है, रोंडा बाइन जो उसकी ऑथर है, उन्होंने ना बहुत ही आसान तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबको समझा दिया। इवन मूवी और बुक दोनों साथ में आई, तो दैट वाज वेरी अमेजिंग। वो मूवी से ना वो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वो रिलेट कर पाए हम लोग उन कहानियों से। तो मुझे ना उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, जो बहुत ज्यादा बात हुई है। 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसपे बात होती है, बट जो एक है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव लोग और वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में आती रहेंगी। ये बार बार मैं इसको समझता रहा, बार बार। और ये मैंने बहुत बार किताब पढ़ी। और मतलब मैं आई थिंक कुछ ही दिन पहले मैं किसी से शेयर भी कर रहा था, वन ऑफ माय स्टूडेंट को, और मैंने उसको बोला कि सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री देखो जाके फटाफट से। उस डॉक्यूमेंट्री को मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 से ज्यादा बार देखा होगा। इवन आफ्टर रीडिंग द बुक, मतलब 5 दिन 6 दिन 7 दिन में मैं वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखता था। और घर में बैठ के हम टीवी पर देखते थे उसको। ओके। और बार बार ये थॉट आता था कि यार वो रिमाइंडर है, अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो। एब्सोल्युटली। और वहां से मेरी लाइफ बदलनी शुरू हुई। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला, मतलब वहां से ना जो मुझे क्लिक मिला कि भाई कुछ नहीं है, सब अंदर चेंज करना है, दुनिया को बदलना छोड़ो, अपने अंदर की एनर्जी को बदलो। जो मैं सोच रहा हूँ मैं वैसे ही अट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो पहला जो मेरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हुआ किताब का, वो द सीक्रेट थी जी। दूसरी किताब जो मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, जो हमें रीडर बुक्स क्लब जो चैनल है हमारा, उस पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बुक समरी है, वो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो उस किताब ने मुझे अफर्मेशन की पावर, रिपीटेशन की पावर के बारे में समझने में बहुत मदद की। कि जब आप कोई भी बात अपने आप को बार बार बोलते हो, उसके थ्रू आपके कैसी भी बिलीफ हो, कितनी भी लिमिटिंग हो, कुछ भी सोच रहे हो आप उसको ना ऑल्टर कर देते हो और अपने सबकॉन्शियस की जो इमेजेस है उनको मिटा के नई इमेजेस आप उन पर इम्प्रिंट कर लेते हो। तो ये मुझे समझ में आया कि यार कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर मैं अगर अच्छा महसूस भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 50 बार अपने आप को बोलूंगा ना कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो वाइब्रेशन अपने आप बदलनी शुरू हो ही जाती है। ऑसम। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा क्लिक किया। फिर है आस्क एंड इट इज गिवन।
करेक्ट। ठीक है, ये किताब बहुत पुरानी किताब है और बहुत ज्यादा मुझे इससे क्लिक मिला। इसमें भी वाइब्रेशन के बारे में बहुत अच्छा बताया गया, फ्रीक्वेंसीज के बारे में बहुत अच्छा बताया गया कि जो एग्जांपल हमेशा देते हैं, शायद आपने भी उस दिन हम जब पॉडकास्ट कर रहे थे तब दिया था, वो रेडियो वाला एग्जांपल। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अगर मेरे को 102.1 सुनना है तो मेरे को उसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। आसपास देखूंगा तो साफ नहीं चलेगा। अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो एग्जैक्टली उसको मेरा ही मोबाइल नंबर डायल करना पड़ेगा। एक डिजिट भी इधर उधर करेगा तो वो कहीं और हो जाएगा। तो ये सारा फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन के बारे में उसमें मेरे को जानने को मिला। इसमें मेरा एक सवाल आता है आपको, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो बचपन से अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि यार पेरेंट्स भी गरीब हैं, आसपास के लोग भी गरीब हैं, परेशान भी बहुत हैं, और बचपन से वो बहुत कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, और वो कहते हैं सर मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ ट्राई किया, आप लोग जो बता रहे हो सब ट्राई किया मैंने, मैं पढ़ा भी है, सीखा भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ हो ही नहीं रहा है मिरेकल। ये तो बहुत मुश्किल है समझना कि अगर वो ये बोल रहा है कि मैंने सब कुछ किया फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये मानता हूं अगर कोई कुछ ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम नहीं करेगा। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल सही, हो ही नहीं सकता, कुछ तो मिस कर रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई इतने टफ बैकग्राउंड से आता है, इतनी मुश्किलों से निकल कर आता है, वो ना अपने पैटर्न ब्रेक नहीं कर पाता। वो अपनी ना वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो ब्रेक छोड़कर नहीं आ पाता, उसको एम्प्टी नहीं कर पाता, उस बिलीफ सिस्टम को नहीं छोड़ पाता जी। उसको बार बार लगता है ये कि यार पैसा कमाना इतना आसान तो नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, और वो जितना डिले होता है शायद उसका वो बिलीफ फिर से पुराना वाला अफर्म होता रहता है। तो अगर किसी ने अपनी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन देखी है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं उसके बिलीफ सिस्टम, कहीं पर कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा है जो बहुत लिमिटिंग है, जो उसे बाहर निकलने नहीं दे रहा। उसको वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि क्या है, फिर उसको समझने की जरूरत है कि भाई क्या कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे जैसे ही बैकग्राउंड से आए थे और आज बहुत सक्सेसफुल हैं, तो वहां पर उसको एक लेयर मिलेगी, उसके ऊपर लगाने के लिए दवाई मिलेगी जी। उसके बाद उसको समझना है कि अगर ये इंसान कर सकता है, लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। करेक्ट। फिर मैं क्या करूंगा, जो हम एनएलपी में भी एक टेक्निक होती है मॉडलिंग, आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उसकी जैसी सोच, उसके जैसे एक्शन, उसकी जैसी एक्टिविटी, जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो वो सारे के सारे पैटर्न जो है वो ऑल्टर हो जाएंगे, आपका नया सबकॉन्शियस बिलीफ क्रिएट होगा, आपका जो सबकॉन्शियस है वो रीप्रोग्राम होगा, एंड देन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सक्सेस को मिलने के लिए मुश्किल होगी।